ऐप 77 हिंदी। अध्याय 396। अध्याय 233। छोटी लोमड़ी का पांचवां कौशल। निगाहों के नीचे छोटी लोमड़ी पर लपटें धीरे धीरे बदलने लगीं। मूलतः चमकदार शुद्ध सोने की लौ मानो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा खींची गई हो, धीरे धीरे रंग में फीकी पड़ गई। तथापि फीकी पड़ने की प्रक्रिया में इससे और भी अधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आभा निकलती थी। धीरे धीरे शुद्ध सोना एक चमकदार रंग में परिवर्तित हो गया और लौ की गहराई एक अंतहीन ब्लैक होल की तरह थी, जिससे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसे देखकर ही उनकी आत्मा उसमें समा जाएगी। लिन चेन ने आखिरकार इस पल में एक राहत भरी मुस्कान दिखाई। अब तक लिटिल फॉक्स की समाधि सच्ची ज्वाला को सफल माना जाता था। हर बार जब ट्रू फायर में परिवर्तन होता है तो यह एक गुणात्मक छलांग होती है, ठीक उसी तरह जैसे बर्बर रक्तरेखा में वृद्धि होती है। इस बार लिटिल फॉक्स की ताकत में निश्चित रूप से गुणात्मक उछाल आएगा। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को ट्रू फ्लेम मोड का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से एक सुपर फ्लेम बम छोड़ने का निर्देश दिया। आदेश सुनते ही छोटी लोमड़ी के बाल तुरंत फूल गए, उसकी पूंछ ऊंची उठ गई और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो गया। इसकी पूंछ के सिरे से आग की लपटें निकलने लगीं और जिस क्षण आग का गोला बना, वह जलते हुए मैग्मा की तरह लाल रंग का दिखाई देने लगा। लेकिन एक क्षण में ही लाल रंग तेजी से फीका पड़ गया और उसकी जगह चमकदार गर्मागर्म रंग ने ले ली, जिसकी चमक के कारण दूसरों के लिए अपनी आंखें खोलना लगभग असंभव हो गया। इस चमकते रंग में गहरे लाल रंग की एक झलक देखी जा सकती है, जो कि लिटिल फॉक्स के भीतर मौजूद फीनिक्स कार्मिक अग्नि है। लिन चेन पूरी तरह से एकाग्र था और यह सब कुछ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा था। इस समय छोटी लोमड़ी ने अचानक अपनी पूंछ हिलाई और सफेद सुपर फ्लेम बम को जमीन की ओर फेंक दिया। ज्वाला बम के जमीन पर गिरने से पहले ही जिस जमीन से वह गुजरा वहां धुआं उठने लगा, जो शीघ्र ही झुलसी हुई धरती में बदल गई तथा हवा में जलने की तीखी गंध फैल गई। इसके बाद सुपर फ्लेम बम जोर से जमीन पर गिरा और तुरंत विस्फोट हो गया तथा शक्तिशाली शॉकवेव के कारण आसपास की जमीन हिल गई। सभी की आंखों के सामने एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया तथा वहां से निकली रेत और पत्थर उच्च तापमान के कारण धूल में बदल गए तथा हवा में फैल गए। लिन चेन भी हौंफने लगा, ये समाधि सच्ची ज्वाला वास्तव में भयानक थी। लिटिल फॉक्स भी अपने परिवर्तन से बहुत संतुष्ट था। उसे याद आया कि एक बार सुपर फ्लेम बम से लकड़ी के खंभे को तोड़ना कितना मुश्किल था, क्योंकि अब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। अंततः हाई स्पीड फ्लेम बर्स्ट का परीक्षण करने का समय आ गया और लिन चेन भी तनावग्रस्त हो गया। बिग व्हाइट बियर को तीसरी बार खंभा लगाते देख लिटिल फॉक्स ने एक बार फिर आग को मजबूत कर लिया। हाई स्पीड फ्लेम बर्स्ट के लिए रिलीज विधि भी मुंह से थी, जिससे लिन चेन ने कुछ हद तक खेदजनक पाया। अन्यथा ये सचमुच लिटिल फॉक्स को 3 कौशलों को मिलाने के लिए हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि ये बात कुछ ज्यादा ही कठिन और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। ... छोटी लोमड़ी का फर ज्वाला के संघनन के कारण थोड़ा फूल गया तथा उसके मुंह से शीघ्र ही लाल ज्वालाओं का भावर उठने लगा। ज्वाला तेजी से सर्पिलाकार घूम रही थी, उसकी आंतरिक अग्नि चमक जलते हुए तारों की तरह टिमटिमा रही थी। फ्लेमिंग स्टॉर्म की तुलना में इसका घूर्णन पथ अधिक सघन था तथा चमक अधिक तीव्र थी। छोटी लोमड़ी की पुतलियां सिकुड़कर पिन पॉइंट आकार की हो गईं और फिर तीव्र रूप से सघन ज्वाला लेजर की तरह बाहर निकली। ज्वाला हवा में फैलती हुई तेज सीटी की आवाज निकाल रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसका प्रक्षेप पथ स्पष्ट रूप से देख पाना लगभग असंभव था, केवल छाया का एक निशान ही रह गया था। भारी प्रतिक्षेप के कारण लिटिल फॉक्स को अनैच्छिक रूप से कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया, लगभग अपना संतुलन खो दिया। स्थिरता प्राप्त करने के लिए उसे 2 बार पीछे हटना पड़ा। तभी तीव्र गति की ज्वाला ने उल्का की तरह जमीन पर जोरदार प्रहार किया तथा तुरंत ही एक शक्तिशाली प्रघात तरंग के साथ विस्फोट हो गया। जमीन फटकर एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गई। आसपास की मिट्टी और चट्टानें फट गईं और हर जगह बिखर गईं। लपटें बाहर की ओर फैल गईं और आग का एक जलता हुआ समुद्र बन गया। ये लिटिल फॉक्स का 5वां कौशल था। हालांकि इसकी शक्ति सुपर फ्लेम बम से मेल नहीं खाती थी, फिर भी यह उससे बहुत दूर नहीं थी। छोटी लोमड़ी खुश थी, ये समझते हुए कि यह केवल प्रवेश स्तर था, बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब उसने सोचा कि परीक्षण समाप्त हो गया है, लिन चेन ने कहा, थोड़ा आराम करो, सुपर फायरबॉल और हाई स्पीड फ्लेम बम के सम्मेलन के लिए तैयार हो जाओ। छोटी लोमड़ी यह याद करके दंग रह गई कि हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल का परीक्षण नहीं किया गया था।
लिन चेन वास्तव में न केवल हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल का परीक्षण करना चाहता था, बल्कि यह भी देखना चाहता था कि क्या हाई स्पीड फ्लेम बर्स्ट और सुपर फायरबॉल के एकीकरण में कोई नया बदलाव आया है। इस प्रकार छोटी लोमड़ी ने चौथा परीक्षण फिर से शुरू किया। जैसे ही इसने हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल को सक्रिय किया, इसने तुरंत एक बदलाव महसूस किया और इसलिए इसने उत्साह से लिन चेन को बताया कि हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल ने भी एक सफलता हासिल कर ली है। वास्तव में यह उत्परिवर्तित है। लिन चेन बहुत खुश था, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो गई थी। क्योंकि हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल में उत्परिवर्तन अलग था, दूसरों का हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल केवल स्तर 4 था, जबकि लिटिल फॉक्स के पास स्तर 5 था। हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल कौशल समलन की गति और तीव्रता से संबंधित है, और भविष्य की ऊंचाई का स्तर जो स्तर 5 हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल प्राप्त कर सकता है। लिन चेन को इसके बारे में सोचने से ही सिहरन हो रही थी। फिर इसने सुपर फ्लेम बम और हाई स्पीड फ्लेम बर्स्ट का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, इस बार सावधानीपूर्वक नियंत्रण करते हुए। माइंड कम्युनिकेशन का उपयोग करके लिन चेन को बताया कि इस हाई स्पीड फ्लेम बर्स्ट को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल था। लिन चेन ने भी ये देखा, हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देख रहा था। लिटिल फॉक्स के आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण के तहत सुपर फ्लेम बम एक विशाल ज्वाला गेंद की तरह था जो भयंकर रूप से जल रहा था, सतह की लपटें तीव्रता से उठ रही थीं। इसके बाद हाई स्पीड फ्लेम बर्स्ट ने सुपर फ्लेम बम की परिक्रमा तेजी से की तथा उल्कापिंड की तरह चमकती हुई चमक के साथ चमकने लगा। हर बार जब दोनों टकराने वाले होते थे तो ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण आसपास की हवा विकृत हो जाती थी और कई बार ऊर्जा लगभग नियंत्रण खो देती थी और विस्फोट हो जाता था। छोटी लोमड़ी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देती थी क्योंकि वह दोनों कौशलों के नियंत्रण को सावधानीपूर्वक समायोजित कर रही थी। छोटी लोमड़ी का पांचवा कौशल भाग 2। कई कठिन प्रयासों के बाद दोनों कौशल अंततः पूरी तरह से एक हो गए। नवगठित लाल आग का गोला अभी भी दानव अग्नि परमाणु बम के आकार का था, लेकिन इसकी आंतरिक ज्वाला घूमने की गति बहुत तेज थी, जिससे एक उच्च गति वाली घूमती ज्वाला भांवर बन गई। छोटी लोमड़ी अचानक गुस्से में दहाड़ी, उसका फर खड़ा हो गया और उसने बलपूर्वक इस नए दानव अग्नि परमाणु बम को बाहर फेंक दिया। लाल बिजली की तरह यह एक उच्च गति ज्वाला विस्फोट की आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी और तुरंत आकाश को चीरती हुई चली गई। जमीन को छूते ही यह जोर से फटा, चारों ओर झुलसा देने वाली हवा की लहरें फैल गईं और धूल का एक बादल छा गया। हालांकि इसकी शक्ति फ्लेमिंग स्टॉर्म के साथ मिलकर जितनी नहीं थी, लेकिन इसकी भयानक गति ने निस्संदेह लिटिल फॉक्स को बेहद तेज विरोधियों के खिलाफ मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान की। लिन चेन बहुत खुश हुए और उन्होंने लिटिल फॉक्स को सफलता के बाद हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल की सीमाओं का परीक्षण करने का अवसर दिया, जिससे शीघ्र ही परिणाम सामने आए। यद्यपि लिटिल फॉक्स की सच्ची आग अब टूट चुकी थी, लेकिन इस समय सच्ची आग का तापक स्तर लिटिल फॉक्स के लिए बहुत अधिक भयानक था। हालांकि हृदय को जलाने वाली अग्नि नियंत्रण में सफलता प्रभावी रही, क्योंकि लिटिल फॉक्स सभी कौशलों को शुद्ध स्वर्णिम सच्ची अग्नि के साथ सफलतापूर्वक संयोजित कर सका। इसका मतलब यह है कि लिटिल फॉक्स सुपर फ्लेम बम और विंड आई लेवल फ्लेमिंग स्टॉर्म के ट्रू फ्लेम ऑफ एयर में फ्यूजन का उपयोग कर सकता है। यह उन्नयन वास्तव में एक गुणात्मक परिवर्तन है। लिन चेन ने खुशी जताई। यदि अब हमें रक्त आत्मा जानवर का सामना करना पड़े तो छोटी लोमड़ी शायद इसे आसानी से संभाल लेगी। सुबह के परीक्षण के बाद लिन चेन ने भी अपनी उत्तेजना को शांत किया और आपदा भक्षण करने वाले जानवर के नेतृत्व में यात्रा फिर से शुरू कर दी। आखिरकार अमर आत्मा अंडा अभी तक हाथ में नहीं आया था, और यदि वे बहुत देर से गए और किसी और ने इसे छीन लिया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार का अमर आत्मा जानवर है। ड्रैगन फीनिक्स एल्फ। कल्पना से भरकर लिन चेन फिर से दौड़ने लगा। ... उस समय ज्वालामुखी के तल पर सफेद कपड़े पहने एक युवक अपने हाथ में एक कंपास जैसे उपकरण को देख रहा था, आसपास के वातावरण को देख रहा था, और फिर उसकी आंखों में लालच और खुशी प्रकट हो रही थी। ये व्यक्ति गु निंग था। उनके हाथ में जो वाद्य यंत्र था वह कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं था, इसे गु वेई ने छोड़ा था, जिसका नाम था ड्रैगन सीकिंग इंस्ट्रूमेंट। ड्रैगन खोजी यंत्र को गु वेई ने ड्रैगन शिराओं की खोज के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था, जो बाद में गु परिवार की विरासत का खजाना बन गया, जो पीढ़ियों से आगे बढ़ता रहा। इस बार गु परिवार ने गु निंग को राष्ट्रीय गुरु के पद पर आरोहण में सहायता के लिए ड्रैगन खोज यंत्र दिया। ये ड्रैगन खोजी यंत्र न केवल स्वर्ग और पृथ्वी की ड्रैगन नसों की खोज कर सकता है, बल्कि दुनिया में दुर्लभ खजाने का पता भी लगा सकता है। सभी जानते थे कि सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर होने वाली परीक्षा राष्ट्रीय उपदेशक पद के लिए प्रतियोगिता से संबंधित थी।
यदि कोई यहाँ खड़ा हो सके तो इसका मतलब होगा कि उसे भाग्य में बढ़त मिलेगी, जो आगामी राष्ट्रीय प्रीसेप्टर प्रतियोगिता के लिए बहुत फायदेमंद होगा। गु निंग को अमर आत्मा जानवर अंडे के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस वस्तु के साथ यह उसे यहाँ ले आया। गु निंग ने दिशा निर्धारित की, ड्रैगन खोजने वाले उपकरण को दूर रखा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ा, वह जल्द से जल्द अंदर छिपे हुए आत्मा अंडे को ढूंढना चाहता था। जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा, उसने देखा कि आत्मिक जानवर उसे रोकने के लिए आ रहे हैं। दोबारा देखने पर पता चला कि वे एक ही जनजाति के नहीं थे, बल्कि कई अलग अलग प्रकार के थे। क्या यह अमर आत्मा अंडा हो सकता है? गु निंग ने एक संभावना पर विचार किया। यह अफवाह है कि जब आत्मा जानवर एक अमर आत्मा जानवर अंडे को जन्म देते हैं, अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो वे बेहद कमजोर हो जाते हैं, एक लंबी शीतकालीन शीतनिद्रा में चले जाते हैं या बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन अमर आत्मा जानवर अंडे को अन्य आत्मा जानवरों द्वारा नष्ट किए जाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय ये पैदा होगा, आसपास के आत्मा जानवर इसे महसूस करेंगे और स्वेच्छा से अंडे की रक्षा के लिए एक साथ आएंगे। इस संभावना के बारे में सोचते हुए गु निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 आत्मिक जानवरों को बुलाया और तुरंत आदेश दिया, जाना। लिन चेन और उनकी टीम ने रास्ते में कोई विराम नहीं लिया था। जब वे धुंध वन को पार करने वाले थे, तभी अचानक आपदा भक्षण करने वाला जानवर चिल्लाया। ज्यादा दूर नहीं? लिन चेन ने पूछा। विपत्ति भक्षी जानवर ने सिर हिलाया। लिन चेन अपनी गति बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका, और जैसे ही वे धुंध वन से बाहर निकले, उन्होंने एक ज्वालामुखी देखा। आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने लिन चेन को बताया कि यह पर्वत था। लिन चेन ने तुरंत टीम को पहाड़ पर ले गए, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक जानवरों का समूह उन्हें गौर से देख रहा है। गु निंग की स्थिति की तरह ये जानवर समूह भी विविध थे, और लिन चेन को तुरंत एहसास हुआ कि आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने जो कहा था वह सही था। अमर आत्मा अंडा यहाँ होने की बहुत संभावना थी, अन्यथा इसकी रक्षा सभी जानवरों द्वारा नहीं की जा सकेगी। लिन चेन और बाय लिंग दोनों ने आत्मा जानवरों को आदेश दिया, और यूनिकॉर्न को छोड़कर अन्य 5 आत्मा जानवर लड़ाई में शामिल हो गए। पहाड़ की तलहटी की रक्षा करने वाले आत्मिक जानवर बहुत शक्तिशाली नहीं थे, और जल्द ही ज़ियाओबाई और अन्य लोगों ने पहाड़ की ओर एक खूनी रास्ता बना लिया। जब ज़ियाओबाई ने अप्रत्याशित रूप से आवाज निकाली, लिन चेन ने देखा और चौंक गया। यहाँ युद्ध के निशान थे। इसका मतलब था कि कोई पहले से ही यहाँ आ चुका था। अरे नहीं! लिन चेन को यह एहसास हुआ कि किसी ने पहाड़ की तलहटी में स्थित आत्मिक जानवरों को सचेत कर दिया है, जिससे वह चिंतित हो गया। लिन चेन तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पहाड़ पर एकत्रित आत्मिक जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे वे तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लिन चेन ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। यदि हमारी गति नहीं बढ़ सकती तो संभवतः उनकी भी नहीं बढ़ सकती। एक बहुत ही साधारण कारण से उनके मन में चुपचाप बैठकर मूकदर्शक बनकर लाभ उठाने का कोई विचार नहीं था। एक बार प्रतिद्वंद्वी को अमर आत्मा अंडा मिल गया तो वे सीधे द्वीप संरक्षक आत्मा जानवर से मदद मांग सकते थे, और अमर आत्मा अंडा सीधे उनका हो जाता था। अतः जो भी व्यक्ति स्पिरिट एग प्राप्त करेगा, वो मूलतः उसका स्वामी होगा। इतने सारे पशु समूहों के साथ ऊपर संरक्षक आत्मा पशुओं के बीच पशु राजा भी कम नहीं होंगे। लिन चेन ने विश्लेषण करते हुए शियाओबाई और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे अपनी गति को यथासंभव बढ़ाएं। छोटी लोमड़ी का 5वां कौशल भाग 3। लगभग आधे घंटे की लड़ाई के बाद लिन चेन और उसके साथी अंततः आत्मिक जानवरों को खदेड़ने में कामयाब हो गए और ऊंची जमीन पर चले गए। रास्ते में उन्हें आत्मिक जानवर के खून के निशान दिखाई दिए। लिन चेन नीचे बैठा, निशानों को छुआ और बोला, ये खून अभी भी गर्म है, इसलिए संभवतः वे ज्यादा दूर नहीं गए हैं। लिन चेन ने फिर से पहाड़ की चोटी की ओर देखा। वे शिखर से ज्यादा दूर नहीं थे। वह और बाय लिंग तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक मानव आकृति देखी। वह व्यक्ति गु निंग था, जो एक चट्टान पर आंखें बंद करके आराम से बैठा था। लिन चेन और उसके साथियों को अपनी ओर आते देखकर उसने आंखें खोली और लिन चेन को देखकर थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा था कि ली बे ही यहां तक पहुंच पाएगी, गु निंग ने कहा। उसने बाय लिंग और फिर लिन चेन के आत्मा जानवर पर नजर डाली और जल्दी से स्थिति को समझने लगा। आप शायद उसका इंतजार नहीं कर रहे होंगे, लिन चेन ने जवाब दिया। गु निंग एक बार फिर आश्चर्यचकित हुआ, फिर तुरंत लिन चेन के निहितार्थ को समझ गया और हंसते हुए उसने कहा, तो ली बेई को आपने खत्म कर दिया।
ऐसा कहकर उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति की तरह अपने हाथ जोड़े और कहा, हमारा औपचारिक परिचय नहीं हुआ है, मैं गु निंग हूं। यह उपनाम सुनते ही लिन चेन को तुरंत गु वेई का ख्याल आया। केवल दिव्य राजधानी गु परिवार का ही कोई व्यक्ति यहां प्रवेश कर सकता था। बाय लिंग ने चुपचाप लिन चेन को गु वेई के बारे में भी बताया। लिन चेन ने अभिवादन का उत्तर दिया। ये गु निंग सौहार्दपूर्ण लग रहा था, लेकिन लिन चेन अधिक सतर्क था, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने मिलनसार बना रहता है उसके अंदर बहुत अधिक संयम होने की संभावना होती है। मैंने बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में आपके प्रदर्शन के बारे में सुना है और मैं आपसे मिलना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा, गु निंग ने कहा। लिन चेन ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि आप सुझाव देंगे कि हम पहले मिलकर पहरेदार आत्मिक जानवरों को खत्म करें और फिर आपस में मामला सुलझा लें। गु निंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों को समझना चाहिए कि यह असंभव है। हमारे बीच हितों के टकराव को देखते हुए सच्चा सहयोग संभव नहीं है। लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि हम दो हैं? लिन चेन किसी सज्जन समझौते की योजना नहीं बना रहा था। यद्यपि बायलिंग की युद्ध क्षमता उनके बराबर नहीं थी, फिर भी उसकी क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उस समय गु निंग ने हंसते हुए कहा, ऐसा करने से हम काफी मूर्ख लगेंगे। लिन चेन ने आह भरी, वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वास्तव में यह मूर्खतापूर्ण होगा। ठीक आगे शिखर था, जहां निश्चित रूप से कई पशु राजा प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए चाहे लिन चेन या गु निंग विजयी हो, उन्हें अपनी ताकत बचाए रखने की जरूरत थी। यहां बड़े पैमाने पर लड़ाई में शामिल होने से निश्चित रूप से शिखर पर बैठे पशु राजाओं का ध्यान आकर्षित होगा। यदि गु निंग को पराजित भी कर दिया जाए तो वह लिन चेन और बाय लिंग की युद्ध शक्ति को काफी हद तक समाप्त कर देगा। क्या तुमने अपना निर्णय ले लिया है? गु निंग ने पूछा। लिन चेन उसके विचारों से सहमत लग रहा था और उसने पूछा, आप किस आत्मिक जानवर को चुनना चाहते हैं? चूंकि अब आप लाभ की स्थिति में हैं, इसलिए चुनाव आपका है। गु निंग को अपने 3 आत्मिक जानवरों पर पूरा भरोसा था। स्पष्टतः उनकी बातचीत में आपसी समझ विकसित हुई। इसमें केवल एक आत्मिक पशु का उपयोग करके युद्ध करना था। विजेता वहीं रुक जाता है, हारने वाला अपनी शक्ति बचाकर पीछे हट जाता है। मैं कैसे यकीन कर सकता हूं कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे? लिन चेन ने फिर पूछा। यह आसान है, गु निंग ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अपने पूर्वज गु वेई का वंशज हूं। मेरी विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं होगी, और इसके अलावा ऊपर कोई देख रहा है। ड्रैगन फाइटिंग स्किल टियर 2, ड्रैगन स्टांस। शिखर पर एक पत्थर पर बैठे युक्षियु और 2 अन्य लोग नीचे देख रहे थे, जिस पर गुओहुआ ने टिप्पणी की, लगता है वे किसी समझौते पर पहुंच गए हैं। गु निंग वास्तव में काफी चतुर है। युक्षियु और झांग जिन चुप रहे। गु वेई के निधन के बाद से गु परिवार निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपदेशक पद के लिए महत्वाकांक्षा रखता है। गु परिवार के पास बहुत से लाभ हैं, क्योंकि गु वेई संस्थापक राष्ट्रीय उपदेशक थे, जिन्होंने कैंगलिंग प्राचीन देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा गु परिवार देश में शक्तिशाली और अत्यधिक प्रतिष्ठित है। हालांकि गु वेई के निधन के बाद गु परिवार में कोई भी उस बड़ी जिम्मेदारी को नहीं उठा सका। इस महान जिम्मेदारी के लिए प्रतिभा और भाग्य की आवश्यकता थी। उस समय कई लोगों का मानना था कि यह गु वेई ही था जिसने परिवार की सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। जब तक गु निंग का जन्म नहीं हुआ और बहुत कम उम्र में उसे स्पिरिट ड्रैगन इवोल्यूशन बीस्ट के साथ परीक्षण के लिए नहीं ले जाया गया, जहां उसे कछुए को पकड़ने की तरह पहचाना गया। बाद में गु परिवार ने पुष्टि की कि गु निंग भाग्य का बच्चा था और उसे संसाधनों से भरपूर समर्थन देना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में गु निंग मुख्य परिवार का हिस्सा नहीं था, फिर भी वह अकेले ही शाखा परिवार को मुख्य परिवार में वापस लाने में कामयाब रहा। हर कोई जानता था कि जब तक गु निंग राष्ट्रीय गुरु का पद संभालेंगे, गु परिवार अगले 1000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। फिर भी गु निंग कभी नहीं हारा और उसकी उत्कृष्टता पूरे दिव्य राजधानी में जानी जाती है। तनावपूर्ण माहौल देखकर गुओहुआ फिर बोला, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तभी झांग जिन ने जवाब दिया, लिन चेन की ताकत निर्विवाद है। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में उनका प्रदर्शन देश में बेजोड़ है और बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं। गुओहुआ ने सिर हिलाया। लिन चेन का कौशल वास्तव में भयानक है। अप्रत्याशित रूप से झांग जिन ने अपना स्वर बदला और कहा, हालांकि गु निंग पहले से ही ड्रैगन फाइटिंग स्किल के दूसरे स्तर पर है। क्या
गुओ हुआ ने झांग जिन की ओर अविश्वास से देखते हुए कहा, क्या उसे नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट में शामिल हुए 1 साल से भी कम समय नहीं हुआ है? क्या गु परिवार ने उसे पहले से सिखाया था? मैंने उसका परीक्षण किया, उसने पहले यह नहीं सीखा था। झांग जिन ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन युद्ध कौशल कोई बहुत गोपनीय दिव्य कला नहीं है, लेकिन कैंगलिंग प्राचीन देश के अपने नियम है। राष्ट्रीय मास्टर संस्थान से सीधे शिक्षा के अलावा किसी अन्य सेना या व्यक्ति को इसे सीखने की अनुमति नहीं है। उल्लंघनकर्ताओं को दुबे मंडप द्वारा दंडित किया जाएगा। झांग जिन की अभिव्यक्ति देखकर युक्शियु भी थोड़ा चौंक गया और गु निंग को अधिक गंभीर भाव से देखने लगा। 1 वर्ष के भीतर टियर 2 तक ड्रैगन फाइटिंग स्किल सीखना यह दर्शाता है कि उसके और स्पिरिट ड्रैगन के बीच कितना मजबूत संबंध है। लिन चेन भी समझ गया कि यद्यपि उसके पास संख्यात्मक श्रेष्ठता थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास आपसी विनाश का मौका था। इसलिए वह केवल सहमत हो सकता था। वह पीछे मुड़ा और अपने तीनों आत्मिक जानवरों को देखा। तीनों छोटे बच्चे लड़ने की भावना से भरे हुए थे, विशेष रूप से लिटिल फॉक्स जो अभी स्तर ऊपर आया था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अप्रत्याशित रूप से लिन चेन ने इसे पहले ही समाप्त कर दिया। आपकी योग्यताएं पर्याप्त व्यापक नहीं हैं, लिन चेन ने कहा। यह मामला अन्य 2 के लिए छोड़ देना बेहतर है। गु छोटी लोमड़ी गुस्से से फूली हुई थी, लेकिन वह एक तरफ खड़ी रह सकी। लिन चेन ने फिर जियाओबाई और बड़े सफेद भालू को देखा। सच कहूं तो वह बड़े सफेद भालू को लड़ने देने के लिए ललचा रहा था, क्योंकि उसका युद्ध नियम उसे ऐसे द्वंद्व युद्धों के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाता था। हालांकि बिग व्हाइट बियर की एक घातक कमजोरी थी, वह थी टिकना पाना। गु निंग में बुद्धि की कमी नहीं थी। अगर वह वास्तव में अपनी क्षमताओं के साथ इस कमजोरी को महसूस करता तो वह तुरंत एक प्रतिवाद तैयार कर लेता। काफी विचार विमर्श के बाद भी जियाओबाई ही सबसे विश्वसनीय विकल्प था। लिन चेन ने कोई कारण नहीं बताया और बड़े सफेद भालू ने भी नहीं पूछा। वे सभी समझ गए कि लिन चेन के चुनाव का स्वाभाविक रूप से अपना तर्क था। ये लड़ाई आसान नहीं होगी, सावधान रहना। लिन चेन ने बैल के माथे पर थपथपाते हुए गंभीरता से सलाह दी। जियाओबाई ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी ओर गु निंग ने लिन चेन की पहली आत्मा जानवर की पसंद को देखकर सफेद बार ड्रैगन जानवर को भी बाहर निकाला। ली बेई के व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट की तुलना में गु निंग का स्पिरिट बीस्ट स्तर 1 कम था, स्तर 38 पर। यह जियाओबाई से 1 स्तर अधिक था। जियाओबाई अपने रैंक को पार करने का आदी था और यह देखकर कि प्रतिद्वंद्वी केवल 1 स्तर से अधिक था, वह और भी अधिक आश्वस्त था। फिर भी वह लिन चेन के शब्दों को नहीं भूला। लगभग एक साथ दोनों पक्षों ने आदेश जारी किए। युद्ध सीन प्राप्त करने पर 2 आत्मिक जानवर चमकदार प्रकाश के साथ फट गए। ऊर्जा उनके चारों ओर उग्र रूप से बढ़ गई और पलक झपकते ही वे अपने विकास की स्थिति में परिवर्तित हो गए। गु निंग ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके हाथ तेजी से चलने लगे, हाव भाव प्रेत छवियों की तरह तीव्र हो गए। वह मंत्र पढ़ रही थी और ड्रैगन युद्ध कौशल का आह्वान कर रही थी। रहस्यमय रूनों ने श्वेत बार ड्रैगन जानवर को घेर लिया, जिससे वह शक्ति से मजबूत हो गया। जियाओबाई ने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसकी बर्बर रक्तरेखा तुरंत जागृत हो गई, चौथे चरण में प्रवेश कर गई। उसके 2 सींग ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे। वह दहाड़ा, लोहे के सींग की ध्वनि के साथ उसके चारों खुर उड़े, जिससे धूल का एक बादल उठा। पलक झपकते ही वह श्वेत बार ड्रैगन जानवर के सामने आ पहुंचा। अपने अगले खुरों को ऊंचा उठाते हुए एक भयंकर आत्मा शांतिदायक खुर का प्रहार किया। खुर की छाया ने श्वेत बार ड्रैगन जानवर पर भारी प्रहार किया, लेकिन ऐसा लगा कि केवल पानी ही छिड़का गया, जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जियाओबाई की आंखें सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से रणनीति को समायोजित किया। आयरन हॉर्न इम्पैक्ट की तीव्रता तुरंत बढ़ गई। 13 अवशिष्ट छायाओं में बदल गई, जैसे कि प्रेत सफेद बार ड्रैगन जानवर पर दौड़ रहे हों, 1000 छाया एकीकरण को अंजाम दे रहे हों। श्वेत बार ड्रैगन जानवर क्रोध में दहाड़ा, आश्चर्यजनक रूप से न तो पीछे हटा और न ही चकमा दिया, सीधे सामने से टकराया। इस समय ड्रैगन युद्ध कौशल द्वारा सुदृढ़ ऊर्जा समूह ने उसके सिर के ऊपर एक अत्यधिक टिकाऊ ढाल का निर्माण किया। हालांकि 1000 छाया एकीकरण की शक्ति उम्मीदों से अधिक थी। 13 अवशिष्ट छायाएं एक में विलीन हो गईं, जो ढाल से भारी रूप से टकरा गईं। क्रैक की आवाज के साथ ढाल तुरंत टूट गई और सफेद बार ड्रैगन जानवर एक डिस्कनेक्टेड पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे धूल का एक बादल उठा। शुरुआती संघर्ष में जियाओबाई को बढ़त हासिल करते देख गु हुआ ने आश्चर्य से कहा। ड्रैगन परिवर्तन कौशल सीखने के लिए व्यक्ति को ड्रैगन युद्ध कौशल को 5वें स्तर से आगे परिष्कृत करना होगा।
कुछ हद तक ड्रैगन युद्ध कौशल ड्रैगन परिवर्तन कौशल का एक सरलीकृत संस्करण है। इसकी ऊर्जा को भौतिक रूप दिया जा सकता है। बैल के सिर के सीन ड्रैगन युद्ध कौशल की ऊर्जा को बिखेरते हैं, जो वास्तव में दर्शाता है कि दैवीय और आसुरी शक्ति दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है। ड्रैगन फाइटिंग स्किल टियर 2 ड्रैगन स्टांस। झांग जिन ने यह भी कहा, अन्यथा लिन चेन स्पिरिट अकादमी का सबसे युवा बुजुर्ग नहीं बन पाता। गुओ हुआ ने सिर हिलाया। स्पिरिट अकादमी ने पहले ही जनता के सामने घोषणा कर दी है कि लिन चेन स्पिरिट अकादमी के महान बुजुर्ग हैं, और हर कोई समझता है कि स्पिरिट अकादमी पूर्वव्यापी कार्रवाई कर रही है। दैवीय और आसुरी शक्ति से युक्त एक युवा बुजुर्ग निश्चित रूप से भविष्य में शीर्ष स्तर की ताकत होगा। जब सब बोल ही रहे थे, दोनों आत्मिक प्राणियों के बीच टकराव का दूसरा दौर शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने तुरंत अपनी तीव्रता बढ़ा दी और सफेद बार वाला ड्रैगन प्राणी, जो शुरुआती संघर्ष में गिर गया था, ड्रैगन युद्ध कौशल की वृद्धि के कारण दहाड़ उठा और चमक उठा। वह आगे की ओर झपटा और जियाओबाई पर एक दिव्य ड्रैगन की कोड़े मारती पूंछ की तरह टूट पड़ा। जियाओबाई ने एक कदम पीछे हटते हुए अनंत धिक्कार दानव हॉर्न की पूर्ण स्थिति को सक्रिय करने का विकल्प चुना। एक बार फिर चार्ज करने के लिए 1000 छाया एकीकरण का उपयोग किया। इस बार ये 16 अवशिष्ट छायाओं के साथ 1000 छाया एकीकरण का उपयोग कर रहा था। बैल और बाढ़ के अजगर की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ और जमीन तक में ऊर्जा की विशाल लहरें महसूस हुई। केंद्रीय क्षेत्र धंस गया और चारों ओर धूल उड़ गई। जब सब लोग देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बैल को पीछे की ओर उछाला जा रहा है। बड़े सफेद भालू और छोटी लोमड़ी, जो जयकार कर रहे थे, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे इतने लंबे समय से लिन चेन का पीछा कर रहे थे और उन्होंने कभी भी जियाओबाई को कच्ची ताकत की प्रतियोगिता में पीछे पड़ते नहीं देखा था। सबकी नजरें धीरे धीरे छटती धूल पर टिक गईं। इस समय सफेद बाढ़ वाला ड्रैगन जानवर अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसके रूप में एक खास बदलाव आया था। श्वेत बाढ़ ड्रैगन जानवर के सींग, जो लगभग अस्तित्वहीन और कमजोर दिखाई देते थे, अब लगभग पूर्ण ड्रैगन सींग लग रहे थे। ... सूर्य की रोशनी नीचे गिर रही थी, जिससे ड्रैगन के सींगों में एक चमकदार और रहस्यमय चमक आ रही थी। वे भ्रमात्मक और वास्तविक दोनों थे, छोटी लोमड़ी की अनोखी पांचवी पूंछ के समान, जो पारदर्शी होते हुए भी कुछ हद तक ठोस विचित्र अवस्था प्रस्तुत करती थी। सच कहें तो वे वास्तव में ड्रैगन के सींग थे। लिन चेन ने यह दृश्य देखा और सदमे में आ गया। चाहे वह ड्रैगन फाइटिंग स्किल हो या ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल, दोनों ही भयानक रूप से शक्तिशाली अस्तित्व हैं। ड्रैगन परिवर्तन कौशल एक कुंजी की तरह है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की विशाल शक्तियों को अपने उपयोग के लिए उपयोग करने में सक्षम है। इस बीच ड्रैगन फाइटिंग स्किल एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो एक आत्मिक जानवर के भीतर छिपी हुई रक्त रेखा शक्ति को सक्रिय करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का लाभ उठाता है। इस समय हालांकि सफेद बार ड्रैगन जानवर अभी भी बार ड्रैगन की उपस्थिति को बरकरार रखे हुए था, इसमें पहले से ही ड्रैगन की कुछ क्षमताएं थीं, जैसे कि नए जीवन के साथ संपन्न। लिन चेन ने अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ लिया कि गुनिंग द्वारा प्रदर्शित ड्रैगन फाइटिंग कौशल निस्संदेह ली बेई की तुलना में अधिक गहरा था। और वह गलत नहीं था, ये ड्रैगन फाइटिंग स्किल का टियर 2 था। टियर 1 ड्रैगन फाइटिंग स्किल प्रवेश स्तर की है, और टियर 2 तक पहुंचने पर स्पिरिट ड्रैगन की कुछ क्षमताओं को उपयोग के लिए सक्रिय किया जा सकता है। सशक्त श्वेत बार ड्रैगन जानवर फिर से दहाड़ा सीधे जियाओबाई को दबाने की तैयारी कर रहा था। जियाओबाई ने भारी ड्रैगन की ताकत को महसूस किया और समझा कि अब उसे पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। इसने अपनी टियर 5 बर्बर रक्तरेखा को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, साथ ही अनंत धिक्कार दानव सींग को भी सक्रिय कर दिया। हाल ही में जियाओबाई ने अधिक उन्नत स्तर के आत्मिक जानवरों का सामना किया था और अनंत धिक्कार दानव सींग द्वारा लाए गए लाभों को अधिक से अधिक समझा था। जैसे कि ड्रैगन की शक्ति उच्च स्तर के प्राणियों द्वारा निम्न स्तर के प्राणियों पर रक्तवंशीय दमन का एक रूप है, जिसका प्रतिरोध करना उच्च आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी कठिन है। जियाओबाई का जन्म वास्तव में बहुत विनम्र था। एक निम्न स्तर के नश्वर जानवर के रूप में इसका शरीर लंबे समय से इस तरह के रक्त दमन से जुड़ा हुआ था। हालांकि अनंत धिक्कार दानव हॉर्न को सक्रिय करने के बाद इसने इस प्रभाव को काफी कमजोर कर दिया। आखिरकार दैवीय और आसुरी शक्ति ड्रैगन की शक्ति से कमजोर नहीं है। जियाओबाई की त्वचा अभूतपूर्व लाल रंग में बदल गई, उसके चारों ओर भाप उठ रही थी, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। दोनों आत्मिक प्राणी आपस में भिड़ गए तथा तीव्र टक्कर की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। उन्होंने 2 राउंड तक जमकर संघर्ष किया, प्रत्येक संघर्ष के साथ तेज हवा का झोंका उठता रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं की जांच कर रहे थे, फिर भी कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो सका।
आखिरकार सफेद बार वाले ड्रैगन जानवर ने पहल की। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी, जिससे उसकी गति से हवा में अवशिष्ट परछाइयां बन रही थीं। पूंछ ने धीरे धीरे अत्यधिक संकुचित ड्रैगन कॉम्बैट क्यूई को इकट्ठा किया। इसकी आभा मूर्त प्रतीत हुई, एक प्रलयकारी दमनकारी शक्ति को बाहर निकाल रही थी, फिर सीधे जियाओबाई की ओर बढ़ी। ये थी इसकी कुशलता। शून्य काटने वाली पूंछ। जियाओबाई ने अपने अगले खुरों को ऊपर उठाया और जमीन पर जोरदार ठोकर मारी, जिससे धरती कांप उठी। फिर इसने एक आत्मा शांति खुर भ्रम आत्मा को क्रियान्वित किया और एक सियान भ्रम आत्मा क्षण भर के लिए बन गई, जो ड्रैगन कॉम्बैट क्यूई से सीधे टकराए। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के ड्रैगन कॉम्बैट क्यूई के सामने भ्रम आत्मा की ताकत इतनी छोटी थी कि वह तुरंत बिखर गई। ड्रैगन की आभा अजेय थी, वह आसानी से रक्षा को भेदते हुए भयानक गति से जियाओबाई की ओर बढ़ रहा था। व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट के चेहरे पर विजय का भाव था, लेकिन उसी क्षण जियाओबाई का शरीर चमक उठा और ऐसा लगा जैसे वह उस स्थान से गायब हो गया हो, मानो टेलीपोर्ट हो रहा हो, जिससे व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट का हमला हवा के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। उस समय यूक शियू और उसके दो साथी चट्टान पर बैठे हुए देख रहे थे। उनकी पुतलियां अचानक फैल गईं, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। जियाओबाई की हरकतें उनकी पैनी नजरों से बच नहीं पाईं। वह टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि बेहद तेज गति से चल रही थी, इतनी तेज कि चौंका देने वाली थी, और अगर वे इतने ऊंचे स्तर के न होते तो नंगी आंखों से उसे कैद करना लगभग नामुमकिन था। युद्ध के मैदान की ओर अपनी दृष्टि पुनः केंद्रित करते हुए जैसे ही जियाओबाई तेजी से आगे बढ़ी, उसने एक असाधारण आश्चर्यजनक छवि उत्पन्न की। इसके पीछे पूरी 20 अवशिष्ट परछाइयां थीं, जिनमें से प्रत्येक जीवंत और ठोस प्रतीत हो रही थी। दरअसल जियाओबाई की बर्बर रक्तरेखा सफलतापूर्वक टियर 5 तक पहुंच गई। इसके हजार छाया एकीकरण कौशल की ऊपरी सीमा भी पार हो गई। जियाओबाई ने पहले कभी ऐसा नहीं दिखाया था, जिससे लिन चेन को अंधेरे में रहना पड़ा। यह जियाओबाई। लिन चेन ने यह दृश्य देखा और एक कड़वी हंसी को रोक नहीं सका। वह स्वाभाविक रूप से जियाओबाई को दोष नहीं देगा, भले ही यह हजार छाया एकीकरण कौशल शक्तिशाली था। यह दानव बैल उपस्थिति की शक्ति के सामने कोई मुकाबला नहीं था, और लिन चेन को केवल एक आत्मा जानवर की शक्ति की गणना करते समय सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत पर विचार करने की आवश्यकता थी। यूक शियू और अन्य लोग आश्चर्य से भर गए और उनकी आंखों में अविश्वास उमड़ पड़ा। आत्मिक जानवरों के लिए विशिष्ट कौशल आधारशिला की तरह होते हैं। अधिकांश आत्मिक जानवर अपने स्तर में ऊपर आने पर बुनियादी कौशल को त्याग देते हैं तथा अधिक मजबूत और आकर्षक कौशल की तलाश में लग जाते हैं। हालांकि जियाओबाई अलग था। न केवल उसने आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को त्यागा नहीं, बल्कि एक समर्पित कारीगर की तरह लगातार इसे परिष्कृत किया, लगातार इस कौशल को बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। कौशल के संदर्भ में आयरन हॉर्न इम्पैक्ट एकदम सही था। इसकी विस्फोटक शक्ति और गति युद्धक्षेत्र के हथियार हैं जो दुश्मन पर क्षण भर में घातक प्रहार करने में सक्षम है। लेकिन इस कौशल की एक महत्वपूर्ण सीमा भी है, जो है पशु शक्ति समर्थन। निम्न स्तर के नश्वर जानवर के रूप में क्लोवाहॉर्न जानवर की प्रजाति यह निर्धारित करती है कि इसमें सीमित पशु शक्ति है, जो उन्हें आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का उपयोग करते समय जियाओबाई के वर्तमान स्तर तक पहुंचने से रोकती है। और इस सारी सफलता का श्रेय बर्बरीक रक्तरेखा को दिया जाता है। बर्बरीक रक्तरेखा द्वारा लाई गई पर्याप्त पशु शक्ति के बिना, भले ही जियाओबाई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, यह अधिकतम 1000 छाया एकीकरण क्षेत्र तक ही आयरन हॉर्न इम्पैक्ट की खेती कर सकता था। अवशिष्ट छायाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि प्राप्त करना, जैसा कि अभी हो रहा है, बिल्कुल असंभव होगा। 20 अवशिष्ट छायाओं को एक में मिलते देख जियाओबाई के शरीर में लाल रोशनी फैल गई। उसकी मांसपेशियां लाल बिजली की तरह तनी हुई थीं, जो हवा में एक चमकदार प्रक्षेपवक्र बना रही थीं। जैसे ही उसने ड्रैगन आभा को चकमा दिया, जियाओबाई तेजी से सफेद बार ड्रैगन जानवर के सामने प्रकट हुई। ये देखकर पहले से बेपरवाह श्वेत बार ड्रैगन जानवर ने आश्चर्य का एक संकेत प्रदर्शित किया। एक बार तेजी से सूंघने और खतरे की भावना को ट्रिगर किया, जो उसके दिमाग में एक अलार्म की तरह भयंकर रूप से गूंज उठा। श्वेत बार ड्रैगन जानवर के नथुने फड़फड़ाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ही पल में जियाओबाई उस पर था। जियाओबाई की शक्तिशाली आभा मानो दिव्य सहनशीलता की मांग कर रही हो। सभी की सांसें थम सी गईं, ये सोचकर कि श्वेत बार का ड्रैगन जानवर गंभीर रूप से घायल होने वाला है। हालांकि दृश्य को देखते हुए जियाओबाई का हमला अचानक रुक गया, मानो वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो और बेकाबू होकर कई कदम पीछे हट गया।
ऊपर देखते हुए सफेद बार ड्रैगन जानवर ने एक उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी, एक रहस्यमय और शक्तिशाली ऊर्जा आभा को उजागर किया। इसके तराजू उल्टे खड़े थे क्योंकि ड्रैगन कॉम्बैट क्यूई उसकी आंखों में मूर्त लपटों की तरह धधक रही थी। ड्रैगन लड़ाई रुक। यू शियू ने इसे तुरंत पहचान लिया, उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई, उसने गहरी सांस ली। यद्यपि जियाओबाई का प्रहार भयानक था, फिर भी उच्च प्रतिभा वाला कोई भी आत्मिक जानवर इस प्रहार का सामना करते हुए यदि मर नहीं जाता तो बुरी तरह घायल हो जाता। इस प्रकार ड्रैगन युद्ध कौशल का आतंक निहित है, जानवरों को वश में करने की एक कला जो न केवल आत्मिक जानवर को बढ़ी हुई ताकत प्रदान करती है बल्कि उसके लिए नई शक्तियां भी पैदा करती है। इसलिए सफेद बार ड्रैगन जानवर को ढकने वाले तराजू ऊपर उठ गए, जैसे ड्रैगन कॉम्बैट क्यूई मूर्त लपटों की तरह जल गया और इसकी आंखों में तीव्र सफेद चमक फूट पड़ी। यह उस आतंक का उदाहरण था जिसे ड्रैगन युद्ध कौशल द्वारा उत्पन्न किया जा सकता था। यह एक ऐसी कला थी जो न केवल शक्ति प्रदान करती थी बल्कि आत्मिक जानवर के लिए नई शक्तियों का सृजन भी करती थी। ये जानते हुए कि यह ड्रैगन फाइटिंग स्टांस था, यू शियू ने गहरी सांस ली। हालांकि जियाओबाई की तकनीक भयानक थी और सबसे प्रतिभाशाली आत्मा जानवर को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, यदि सीधे मार नहीं सकती थी तो भी व्हाइट फ्लड ड्रैगन जानवर ने केवल एक स्तब्ध अभिव्यक्ति दिखाए। इस प्रकार सफेद बार ड्रैगन जानवर इसकी सतह पर तराजू और ड्रैगन कॉम्बैट क्यूई ठोस लपटों की तरह जल रहा है, इसकी आंखें चमकदार सफेद रोशनी से चमक रही हैं। ये वह था ड्रैगन युद्ध कौशल की भयावह शक्ति जो पशु वशीकरण कला द्वारा प्रदान की गई थी, जो न केवल आत्मिक पशुओं को शक्ति प्रदान करती थी बल्कि उनके लिए नई शक्तियों का सृजन भी करती थी। इसे देखते हुए श्वेत बार ड्रैगन जानवर अब अलग था, आंशिक रूप से एक ड्रैगन की क्षमताओं से युक्त था, मानो उसे एक नया जीवन प्रदान किया गया हो। गु निंग ने ड्रैगन युद्ध कौशल के इतने गहन स्तर का प्रयोग करके लिन चेन को उस गहराई का एहसास कराया जो ली बेई की पहुंच से परे थी। ये सही है, जियाओबाई का कदम पहले से ही भयानक था, जिसने सबसे प्रतिभाशाली आत्मिक जानवरों को भी आधा पराजित कर दिया, यदि मरा नहीं। ये क्षण यू शियू के ध्यान से नहीं गुजरा था, क्योंकि शियाओबाई के हजार छाया एकीकरण कौशल के प्रकट होने पर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं, जो अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया था। इस प्रकार श्वेत बार ड्रैगन जानवर अपने रूप में परिवर्तित होकर एक ड्रैगन का रूप धारण कर खड़ा था और मात्र 10 सेकंड के भीतर जियाओबाई को नष्ट करने के लिए तैयार था। संपर्क टॉस।